Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss semester 2nd and the subject is business law. In this lecture we will discuss the detailed lesson of one. एक एक यूनिट डिस्कस करेंगे वन बाय वन और देखेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। ये एक आपकी सीरीज़ रहने वाली है जिस पे 15, 20, 10 मिनट्स में मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोगों का सेमेस्टर सेकेंड का ड्यू सोल का रेगुलर वालों का और एनसी वेब वालों का सबका अच्छे से एग्ज़ाम चला जाए। नाउ यूनिट वन डिस्कस करते हैं। यूनिट वन में तीन कैटेगरी बनी है, दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो ये रेफरेंस मटेरियल है जो कि आप सोल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, एज़ वेल एज़ टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, आप वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हो इसके बारे में। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है दैट इज़ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1 सितंबर 1872 को आया था, ठीक है। और इसकी एक डेफिनेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन हम करते हुए चलेंगे। तो डेफिनेशन ये वाली ईजीएस्ट डेफिनेशन है जिसके अंदर ये बताया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका मतलब होता है कोई भी एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस, कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी प्रॉमिस जो कि कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब लॉ की नज़र में लीगल है। जो भी एग्रीमेंट या प्रॉमिस लीगल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये है सर फ्रेडरिक पॉलेक ने दिया था। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर का सेक्शन, अच्छा लॉ में ना सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप लोग को सेक्शन ज़रूर से जितने मैक्स टू मैक्स हो जाए उतने करके जाने हैं ना। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर टू पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। टू पार्टीज़ जो फीचर्स हैं इसके अंदर टू पार्टीज़ हो सकती है, मतलब एक पार्टी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश नहीं कर सकती, एटलीस्ट टू पार्टीज़ तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होंगी तो भी कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है। नाउ एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो एग्रीमेंट का मतलब है कि आप कोई भी काम को करना चाहते हो और वो दोनों के सेम माइंड मीन्स सेम माइंड्स की मीटिंग के ऊपर होता है। जैसे कि अ प्रपोजल फ्रॉम वन साइड, वेट, a proposal from one side of one party to do or abstain from doing a particular act and its acceptance by the other party and two essential element of an agreement। ठीक है, अब ये सेम सेंस होना चाहिए। जैसे कि सपोज़ मैं आपकी कार ख़रीदने वाली हूँ, दो कार हैं आपके पास, एक ब्लू कलर की और एक ब्लैक कलर की। मैं जो बात कर रही हूँ वो ब्लू कलर की कार की बात कर रही हूँ और आप बात कर रहे हो ब्लैक कलर की कार। तो यहाँ पे हमारा जो मीटिंग्स ऑफ माइंड है वो सेम नहीं होगा। मीन्स जो ये मीटिंग्स ऑफ माइंड होता है उसको हम कहते हैं कॉन्सेंसस एट आइटम, मतलब जो सेम टॉपिक होना चाहिए। तो एग्रीमेंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे कि ए ने कहा बी से दैट ही इज़ विलिंग टू सेल हिज कार 20,000 की, और बी ने ऑफ़र दिया द एग्रीमेंट विल कम टू इनटू इट, मतलब एक ऑफ़र देता है, कोई प्रपोज़ल रखता है, उसके बेसिस पे दूसरा वाला उस पे एक्सेप्टेंस दिखाता है, हामी भरता है कि हाँ भाई ये काम ऐसे होना चाहिए, तो उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। और जब वो लीगल हो जाता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो दैट इज़ somehow there are 2 or 3 steps, that is firstly you have to perform the offer, second one is the acceptance, third one is the agreement, and when the agreement becomes enforceable at law then it becomes the contract। now obligation की बात करूँ तो obligation क्या है? obligation एक ड्यूटी है जो कि आपको काम करने के लिए फोर्स करेगी, ठीक है, फोर्सेबल एट लॉ। एग्रीमेंट, अच्छा जो डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, सोशल के लिए किए जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। दस एन एग्रीमेंट टू गो टू पिक्चर और अटेंड अ डिनर, अगर आप डिनर अटेंड करने हो तो कोई ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा आपके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
तो अभी तक होपफुली सारी डिस्कशन समझ आ गई होगी। अभी हम धीरे धीरे इनकी रिवीजन भी साथ के साथ लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। नाउ ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एक सेंटेंस आता है दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। रीज़न बीइंग कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट तो है, जैसे कि आपने ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस दिया, उसके बाद एग्रीमेंट दिया, तो ऑफर के बाद जो आपका ऑफर दिया, ऑफर के बाद प्लस एक्सेप्टेंस, तो ये तो एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट। फिर एग्रीमेंट के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, इन्फोर्सेबल एट लॉ, तभी तो जाके बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तभी वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश है तो वो एग्रीमेंट तो है, लेकिन एग्रीमेंट जब लीगल होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि अब हमने नॉर्मल एग्रीमेंट बना दिया, ठीक है, डिस्कशन हो गई फ्रेंड्स वगैरह में एक पार्टी के लिए, तो ये कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है। नाउ ऑल ऑब्लिगेशन ऑल्सो डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट। सारी की सारी जो ऑब्लिगेशन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता, क्योंकि वहाँ पे लीगल बाइंडिंग हर एक केस में एप्लीकेबल नहीं होती। नेक्स्ट इज़, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो उसका ये है कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। दैट इज़ नंबर 1 इज़ एग्रीमेंट। सबसे पहले होता है बच्चों एग्रीमेंट, उसके बाद होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देन फ्री कंसेंट, कॉम्पिटिटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब सबसे पहले ये कहते क्या हैं, देखो ये सारे अगर असेंशियल पॉइंट्स आप कवर कर लोगे, हाँ, तो अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ एक एक असेंशियल एलिमेंट्स की, तो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप कवर करते हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जो लीगल टर्म्स में लॉफुल है। नाउ एग्रीमेंट की बात करूं तो सबसे पहले ऑफ़र किया जाता है, कोई भी एक बात अपनी दूसरे के सामने रखी जाती है, या प्रपोज़ल कह सकते हो, ये 2A सेक्शन के अंदर आता है। उसके बाद एक्सेप्टेंस, सामने वाली पार्टी आपको एक्सेप्टेंस देती है, और फिर उसको एक एग्रीमेंट कहते हैं। जितने भी एग्रीमेंट होते एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जो कि एक दूसरे से कंसिडरेशन की टर्म्स में होते हैं। कंसिडरेशन मीन्स अगर मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ तो उसके बदले में आप भी उसके इनिशिएटिव लोगे। मैं आपको कार दे रही हूँ तो आप मुझे उसके बदले में मनी दे रहे हो, तो ये हो गया कंसिडरेशन। फिर उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है दैट इज़ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एक लीगल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट होना चाहिए। अगर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट नहीं है तो वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। फ्री कंसेंट का मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए आपके साथ, कोई कोअर्जन नहीं होना चाहिए। कोअर्जन मीन्स फोर्सफुली आपके सर पे बंदूक रख के कोई काम करवाया गया, तो दैट इज़ कोअर्जन। आपको बहका फुसला के कोई भी इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका फ्री कंसेंट। और प्लस एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आप लोगों को बोली थी कि इसके अंदर सेम मीटिंग्स ऑफ माइंड्स होना चाहिए, अलग अलग पर्सन सेम बात कर रहे हों। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप ब्लू कार के बारे में बात कर रहे हो, मैं ब्लैक कार के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये टाइप नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट मीन्स सेम चीज़ की बात होगी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जो भी आप काम कर रहे होगे वो किसी भी फोर्सफुल एक्टिविटी की वजह से नहीं होना चाहिए, कोई वो मोरल सुजेशन की वजह से नहीं होना चाहिए,
और अगर आप देखो तो कोर्जन की वजह से नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉड नहीं होना चाहिए, तो वो बिल्कुल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होना चाहिए। नाउ कम्पिटिटेंट पार्टी, कम से कम 2 पार्टी तो चाहिए ही, सिंगल पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेके आ सकती, ठीक है। हर पर्सन का इस कॉम्पिटिटेंट, जो भी अब कौन कौन से पर्सन राइट है उनको कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं बच्चों, माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। फिर अगर मैं बात करूँ माइनर के बाद, अगर मैं बात करूँ तो जैसे ल्यूनेटिक होता है, या आपका अनसाउंड माइंड का पर्सन होता है, जिसको इस चीज़ की, मतलब जो पागल इंसान होता है जिसको इस चीज़ की पता ही नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं बाइंड अप हो सकते। सेक्शन 11 कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, हर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल है अगर वो मेजॉरिटी के लिए है, मेजॉरिटी उसने 18+ है, ही इज सब्जेक्ट, साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है, डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, लॉ की नज़र में उस पर कोई केस वगैरह ना चल रहा हो, तो ये सब पॉइंट से वो क्या हो जाएगा, पार्टी बन सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट का। नाउ लॉफुल कंसिडरेशन की बात करूँ तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क आना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मीन्स ऐसे नहीं कि 1 लाख की चीज़ के बदले आप 5,000 रुपये दे रहे हो, 10,000 रुपये दे रहे हो, तो इनएडुकेट कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ए एग्री टू सेल हिज कार टू बी 10,000 की, फॉर एज प्रॉमिस द कंसिडरेशन इज सम ऑफ 10,000, और जब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसको कार मिल रही है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसको मनी मिल रहा है। लीगल ऑब्जेक्ट मीन्स लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, लीगल टर्म्स में होना चाहिए। और क्या बोल रखा है इसके अंदर, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इमोरल नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, ए एग्री टू सेल सर्टेन गुड्स, ए कोई बेचना चाहता है गुड्स, ए नोज दैट जो गुड्स हैं वो स्मगल्ड हो रखे हैं, तो ये कोई भी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नाउ नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, वॉइड नहीं होना चाहिए। अब वॉइड कैसे बोला गया, देखो, द एग्रीमेंट मस्ट हैव नॉट बीन expressly declared void by any law in force in the country, in Indian agreement, in restraint of trade, in restraint of marriage, or to do things which are impossible or are in the nature of marriage agreement are expressly declared void। वॉइड होते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि ए ने बी को बोला कि तुम अगर अपना ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं खोलोगे, ये शॉप नहीं खोलोगे, तो मैं ना तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आता। और अगर आप बोलोगे कि वो काम करो जो इम्पॉसिबल है नेचर के अंदर, तो वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आता। फिर उसके बाद सर्टेनली एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि चांद तारे तोड़ के लाने वाला, ठीक है। तो वो पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। कंप्लाइंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज़, इफ़ एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़, राइटिंग चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो ये सब होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये सब मिसिंग नहीं होनी चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, क्योंकि कोई दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी जब हम एविडेंस के तौर पे उसको यूज़ करते हैं तो वो एक अच्छा केस नहीं माना जाता, हमारे पास एविडेंस नहीं है उसका कोई। अगर मैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आता है, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आता है। और अगर मैं मोड्स ऑफ क्रिएशन की बात करूं तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं एग्जीक्यूशन के बेसिस पे बात करूं तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि ये होते क्या क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले आ गया आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जो जितनी भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस हो जाएंगे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट होगा, ठीक है, स्टार्टिंग से ही जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो, देखो आपको लाइंस पढ़ाती हूँ, एक सेकेंड देखो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वो होते हैं जिन्होंने सारे के सारे वो रूल्स फॉलो किए हों,
और ये वाला जो आपका होता है वो ये देखते हैं ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट जो कि जिस टाइम पे वो बिजनेस के अंदर आया था तब तो ठीक था, ड्यू टू सर्टेन रीज़न वो इम्पॉसिबल हो गया। मान लो हमने किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट बनाया और एग्रीमेंट बनाने के बाद उस कंट्री के साथ हमारी वॉर हो गई, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या ज़ोर ज़बरदस्ती से काम किया गया, ठीक है, तो वो कौन सा वाला हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट वो होते हैं जो कि स्टार्टिंग से ही एग्जिस्ट नहीं करते। अगर जैसे कि माइनर के साथ आप कोई एग्रीमेंट करोगे तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, जिसको वर्ड दिया जाता है वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस दे रखा है ना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I के अंदर आता है और ये कहता है कि या तो एक पार्टी या एक से ज़्यादा पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो इसको कर सकती है या नहीं कर सकती, इन्फ्लुएंस में ला सकती है या नहीं ला सकती। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया कोअर्जन में, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ, फोर्सफुली किसी ने आपको फोर्स किया है ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई आपको मोरली इन्फ्लुएंस किया गया है, फ्रॉड किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन। अब पार्टी की मर्ज़ी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करती है कि नहीं। इल्लीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं, इल्लीगल एग्रीमेंट वो होते हैं जो कि लीगल नहीं होते। लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉ की कंसिडरेशन आती है और जो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि या तो राइटिंग, रजिस्ट्रेशन या कुछ भी ओमिशन होता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, जिसमें टेक्निकल डिफेक्ट, वो होते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं वॉइड एग्रीमेंट की और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। जो इल्लीगल एग्रीमेंट हैं वो उसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है वॉइड एग्रीमेंट से। सारे के सारे इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है वो इल्लीगल हों, ठीक है। वेगरिंग एग्रीमेंट इज़ वॉइड बट नॉट इल्लीगल, जैसे कि वॉइड है लेकिन इल्लीगल नहीं है। इल्लीगल एग्रीमेंट और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इल्लीगल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं मानता, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल लॉ किए जाएं तो वो वैलिड बन जाते हैं। दो द लीगल इफेक्ट ऑफ बोथ आर सेम, वॉइड एब इनिशियो ही बोला गया ना दोनों को, ठीक है। बट अ वॉइड एग्रीमेंट डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ कोलेटरल ट्रांजेक्शन, लेकिन इलीगल जो होते हैं वो कोलेटरल एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन के लिए इन्फोर्स होते हैं। अगर आप वॉइड एग्रीमेंट में आते हो तो कोई भी पेनल्टी नहीं है, जबकि इलीगल एग्रीमेंट में आते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बोल के लिख के किए जाते हैं, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ पे आप कुछ ना कुछ सर्व करवाते हो तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज़ द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि आपको वो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आप आ गए, आपको कोई बोलेगा नहीं, लेकिन आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंड अप हो गए। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला गया है, जहाँ पे दोनों पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट का काम कर दिया। जैसे कि आप कोई भी चीज़ परचेज़ करके आए, बैग परचेज़ करके आए, आपने उनको पैसे दे दिए, तो ये हो गया आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की दो कैटेगरी हैं, जैसे कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक पार्टी ने, या तो एक पार्टी ने काम कर दिया है, एक ने, ए ने सेल कर दिया है गुड्स टू बी, अब बी से मनी आना बाकी है, तो ये हो गया यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दोनों ने ही अभी नहीं किया, मतलब फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट की डेट डिसाइड हो गई कि मैं 10 जुलाई को ये काम कर दूंगा, तो 10 जुलाई को दोनों का काम होना बाकी है अभी। वो आपको गुड्स डिलीवर करेगा, आप उसको पैसे डिलीवर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की है इन्होंने, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो कि सील के अंदर आता है, सील मीन्स एक आपका स्टैम्प होगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इन इंग्लिश लॉ के अंदर वो आ जाएगा आपका फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट।
दे आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको इसको वैलिड बनाना है। और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को हटा के उनको सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। द इंडियन लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन लॉ उसको फॉलो नहीं करता। इफ रिकॉग्नाइज ओनली सिंपल कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन एक्सेप्ट इन सर्टेन स्पेशली लेड डाउन इन एक्ट। मीन्स स्पेशल केस की बात अलग है, बाकी वाली केस की बात अलग है। नाउ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक स्टे ट्यून एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एज मोर एज वीडियो, और अभी से अपने सेमेस्टर सेकंड के लिए प्रिपेयर हो जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।